नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपकी जो प्रथम जो प्रश्न पत्र है आपका रीतिकालीन काव्य, उसमें प्यारे विद्यार्थियों हम कवि सेनापति जी को पढ़ रहे हैं और कवि सेनापति जी की व्याख्याओं में हम श्रृंगार वर्णन शीर्षक से इनकी व्याख्याएं पढ़ रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में 2 पद है वो श्रृंगार के पढ़ लिए हैं, जिसमें जो है नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है एक पद में, तो और एक पद में आपने नायिका के अधरों का, होठों की सुंदरता का वर्णन इसमें किया गया था। अब अगला पद है हम लेते हैं और इस पद में भी जो है कवि सेनापति जी ने इस पद में नायिका के बालों को लेकर के जो है उनके सौंदर्य, बालों की सौंदर्यता का वर्णन इसमें किया गया है और इसमें जो है नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन, रूप माधुरी का वर्णन इसमें किया गया है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सेनापति जी के इन पदों की व्याख्या हम देखते हैं कि कालिंदी की धार नीरे धार है, अधर गन अली के धरते जानी काई के नलेस है, कि जीते अहि राज खंडी डारे है, सिकंडी घन इंद्र नील कीरति करई नाई सहे, एड़ी ने लगत से नाही के हरस कर, कि एड़ी ने लगत से नाही के हरस कर, देखत हरत रति कंत के कलेस है, कि चिकने संगन अंधियारे ते अधिक कारे, लसते लचारे सटकारे तेरे केस है, लसते लचारे सटकारे तेरे केस है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था छंद का वाचन और इस छंद में प्यारे विद्यार्थियों जो है सेनापति जी ने नायिका के बालों की सुंदरता को लेकर के वर्णन है वो किया है। तो नायिका के बाल है वो किस प्रकार से सुंदर इसमें बताए गए हैं, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो सेनापति जी ने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा तो उसमें नायिका के होठों का वर्णन इसमें किया गया था और अब जो पद है मैंने कहा श्रृंगारिक वर्णन इसमें किया गया है नायिका का। और अब इन पदों में जो है नायिका के जो बाल हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है। तो किस प्रकार से नायिका के जो घुंघराले बाल हैं वो शोभित हो रहे हैं और वो इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं जैसे कोई अलग अलग उपमाएं यहाँ पर जो है कवि सेनापति जी ने नायिका के केस के लिए दी है। तो उनका हम चित्रण है वो वर्णन है वो हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसका चित्रण करते हैं। तो यहाँ पर नायिका के बालों की सुंदरता का वर्णन इसमें किया गया है, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं इस पद को, पहले हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। प्रसंग में आप प्यारे विद्यार्थियों ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश कवि सेनापति जी द्वारा रचित श्रृंगार वर्णन शीर्षक से अवतरित है और इसमें जो नायिका के सुंदर जो केस हैं उनका वर्णन है वो किया गया, उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो ठीक है, नायिका के बालों की सुंदरता का वर्णन इसमें किया गया है। तो चलिए अब हम इसके शब्दार्थ को लिखते हैं। पहले कालिंदी का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों यमुना नदी, आप जानते ही हैं। यमुना नदी की धार मने धारा से,
निर्धार मने बिना आधार के, निर्धार का अर्थ होता है बिना आधार के, और धार मने यमुना नदी की धारा, ठीक है, यमुना नदी की धारा के समान जो है ये लग रहे हैं, यमुना नदी की धारा। और अधर घन मने अधर बीच में, आकाश में, ठीक है, आकाश में या ऊपर, घन का अर्थ हो गया शोभित होना। देखिए अब इसका अर्थ हम देंगे, बाद में देखेंगे, पहले मैं इनकी जो शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, शब्दार्थ पर आपको जोर देना चाहिए, शब्दार्थ को ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ करके जो है आत्मसात करना चाहिए। शब्दार्थ अगर आपको आ गए तो व्याख्या करनी आसान होगी, फिर उसको याद करने की आवश्यकता कम पड़ेगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा उसको। आप शब्दार्थ अगर आ गए तो उसको हम यूं ही बना सकते हैं और आराम से परीक्षा में लिख सकते हैं। तो अली का अर्थ होता है भंवरा, ठीक है, भंवरा। धरत मने धारण करते हैं। जा निकाय मने जिनके, निकाय का अर्थ होता है सुंदरता। नैलेस मने नहीं भी, कम है, थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी कम है, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा, थोड़ा सा भी कम। लेस का अर्थ होता है कम। और जीते मने जीत लिया है। अहिराज का अर्थ होता है, अहिराज मन, अहि मने सर्प, सर्प का राजा, राज मने राजा, सर्पों का राजा कौन होता है? शेषनाग, ठीक है, सर्पों का राजा शेषनाग। तो इस प्रकार ये शेषनाग हो गया। और खंडी डारे का मतलब खंडित कर दिया या मात दे दी, मात दे दी। डारे, खंडी डारे माने खंडित कर डाला, ठीक है, या फिर मात दे दी। शिकंडी का अर्थ होता है मोर, शिकंडी का अर्थ मोर होता है। घन का अर्थ होता है बादल, घन का अर्थ होता है बादल। शिकंडी का अर्थ होता है मोर। और इंद्रनील का मतलब होता है नीलमणि। कीर्ति का अर्थ होता है यश। करे मने कर देती है, करती है। नाही मने नहीं। ए मने ये है। सही मने सहन करना। एड़ीन का अर्थ होता है एड़ी। लगत मने लगते हैं या छूते हैं। सेना का अर्थ होता है यहाँ पर सेनापति, कवि, कवि सेनापति। ये का अर्थ हो गया हृदय के हर्ष। अकर का अर्थ हो गया प्रसन्न, का प्रसन्न करते हैं। देखत मने देख करके। हरत मने हरते हैं, हरण कर लेते हैं। रति कंत का अर्थ, रति कंत का अर्थ पति, रति का पति कौन हो गया? कामदेव, ठीक है। रति कंत, कंत मने जो है पति, कांता मने पत्नी, कंत मने पति, तो रति का पति कामदेव। कलेश मने दुखों को, कलेश को या दुख। चिकने, चिकने संगन मने गहरे, ठीक है ना, घने। अंधियारे मने अंधेरे से भी, अंधेरे से भी। अधिक कार्य मने अधिक काले लग रहे हैं। और लसत मने शोभित हो रहे हैं, शोभा दे रहे हैं, शोभा दे रहे हैं। लछारे सटकारे, लछारे मने जो लटे हैं, बालों की
सटकारे का मतलब पास पास या गालों के समीप, या फिर घुंघराले जो बाल हैं, घुंघराली जो लटे हैं, तेरे केश हैं मैंने बाल, तेरे घुंघराले घुंघराले बाल हैं। तो ये इसका अर्थ हो गया। अब देखिए, अब इसका प्यारे विद्यार्थियों हम इसका अर्थ अब देखते हैं। तो इसमें नायिका के बालों का चित्रण किया गया है, बालों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो देखिए, सेनापति कवि कहते हैं, क्योंकि श्रृंगार का वर्णन किया गया है, श्रृंगार रस है इसमें, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि नायिका के बाल है वो इतने अधिक आकर्षक, अतीव आकर्षक है, और उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये यमुना नदी की धारा के समान आकाश में ऊपर, आकाश में जो है बिना आधार के ही लटक रहे हैं और शोभित हो रहे हैं। कालिंदी की धार नीरदार है अधर घन, यानी कालिंदी की धारा के समान यमुना नदी की, देखो उपमा क्या दी है, ऐसा लगता है कि ये यमुना नदी की धारा जो बिना किसी आधार के आकाश में लटकती हुई शोभित हो रहे हैं। ये नायिका के बालों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर उपमा किससे दे दी, यमुना नदी की धारा के समान आकाश में जो है लटकते हुए शोभित हो रहे हैं। और अली के धरत जा निकाई के न लेस है, और उस नायिका के जो बाल हैं वो भंवरे भी उसकी सुंदरता को भी थोड़ा सा भी धारण है वो नहीं कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि नायिका के जो बाल हैं उनकी जो कालिमा है, कालिमा अली माने भंवरे, तो भंवरे से भी अधिक है वो काले हैं, इसीलिए भंवरे भी उनके सुंदरता के सामने थोड़ा सा भी उनकी शोभा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या थोड़ा सा भी जो है उसकी सुंदरता के सामने नहीं टिकते हैं। समझ में आया ना, धरत का अर्थ धारण करना, या फिर यहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि टिकते नहीं। तो इस प्रकार से बाल इतने सुंदर है बताए हैं कि जैसे भंवरे के जो कालीमा है वो भी उसके सामने थोड़ा सा भी उसके सामने टिकते नहीं है। तो यहाँ पर ये उपमान से उपमे को अधिक बताया जा रहा है। और जीते अहिराज उस नायिका के बालों ने जैसे कोई शेषनाग की जो लंबाई है, बालों की जो लंबाई है वो इतने लंबे घने बाल हैं, इतने लंबे बाल हैं कि ऐसा लगता है जैसे उसने, उस नायिका के बालों ने शेषनाग को भी जैसे जीत लिया हो, शेषनाग को भी क्या कर लिया हो, जीत लिया हो लंबाई में, ठीक है ना। इतने लंबे और घने घने बाल है कि जैसे कोई उन्होंने शेषनाग को भी जीत लिया हो। और खंडी डारे हैं शिकंडी, और शिकंडी मैंने मोर की जो पूंछ होती है उसकी तरह लंबाई में जो है मोर की पूंछ को भी, जो चंदवा इत्यादि उसमें मोर के जो पूंछ में है लंबे हैं, तो उस प्रकार से मोर की पूंछ को भी जो नायिका के बाल हैं वो खंडित कर देते हैं या तो मात दे देते हैं, उनके सामने वो फीके नज़रे आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी उपमा दे दी, मोर के समान, शेषनाग के समान ये बाल हैं, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं कि उन्होंने जो है मोर के पूंछ को भी, सुंदरता को भी मात दे दी उस नायिका के बालों ने। और घन इंद्र नील कीर्ति करई नाई ये सहे, और नायिका के बाल बादलों के समान और नीलमणि के समान काले हैं। घन माने बादल और नील माने नीलमणि, और नीलमणि पर्वत के समान या नीलमणि के समान और बादलों के समान वो अत्यधिक काले हैं। और उनकी सामने तो इंद्र नील की भी कीर्ति यानी यश है वो भी सहन नहीं कर पा रहा है। यार इंद्र नील का जो यश है वो भी नायिका के बालों की कालिमा के सामने फीका नजरे आता है, वह भी उस नायिका के बालों के सामने टिकता नहीं है। तो बहुत सुंदर वर्णन इसमें किया है, नायिका के बालों के लिए बहुत अच्छे उपमान यहाँ पर दिए हैं सेनापति ने कि बाल, बादलों और इंद्र नील का जो यश है वो भी उसके सामने सहन नहीं कर पा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि वो भी उसकी कालिमा के सामने नहीं टिकते हैं। एड़ी ने लगत सेना ये के हर्ष करे, सेनापति कवि कहते हैं कि उस नायिका के एड़ी को छूते हुए, उस नायिका के जो बाल हैं वो ऐसा लगता है जैसे इतने लंबे बाल हैं कि जैसे वो बाल एड़ी को छू रहे हैं। नायिका के जो बाल हैं वो एड़ी को छू रहे हैं। तो इस प्रकार लंबे लंबे बाल हैं जो एड़ी को भी छूते हुए नजर आ रहे हैं।
और उस एड़ी को छूते हुए बालों को देखकर सेनापति कवि कहते हैं जो सभी के मन में हृदय में हर्ष यानी प्रसन्नता जो है उत्पन्न कर देते हैं। ऐसी नायिका के एड़ी छूते बालों को देख करके सेनापति कवि कहते हैं कि जैसे मेरे मन में हर्ष यानी प्रसन्नता का भाव है वो हृदय में जो है उद्दीप्त हो जाते हैं, हृदय को प्रसन्न कर देते हैं। उन एड़ी छूते हुए बालों को देख करके हृदय प्रसन्न हो जाता है। देखत हरत रति कंठ के कलेश हैं। और कवि कहते हैं कि जैसे कोई नायक है वो नायिका के बालों को देखकर लगता है, कहता है कि जैसे देखत हरत मन उस नायिका के बालों को देख करके जो है साक्षात कामदेव के दुख को भी जैसे हरण है वो करने वाले हैं। अर्थात उसके जो बाल हैं वो साक्षात जो कामदेव है, कामदेव के कलेश को दुख को दूर करने वाले हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि नायिका के बालों को देख करके प्रेम भावना का जो है प्रेम भावना है वो जागृत हो जाती है। और आगे देखिए चिकने संगने अंधियारे ते अधिक कारे। उस नायिका के जो बाल है वो इतने अधिक चिकने, संगन गहरे और अंधेरे से भी अधिक काले लग रहे हैं। नायिका के बाल उपमा देखिए चिकने हैं, संगन गहरे हैं, घने हैं और अंधेरे से भी अधिक काले लग रहे हैं। और वो उस समय ऐसी शोभित हो रहे हैं। लसत लचारे सटकारे तेरे केस हैं। कवि कहते हैं उस नायिका के बाल इतने अधिक घुंघराले और उनकी जो लटें हैं इतने घुंघराले शोभायमान हो रही है। नायिका की जो लटें हैं वो इस प्रकार से गालों के आसपास इस प्रकार से शोभित हो रही है, बहुत सुंदर इसमें लग रही है। तो ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। तो लसत लछारे सटकारे तेरे केस, इस प्रकार से तुम्हारे जो बाल है बहुत सुंदर, जो घुंघराले जो लटें हैं वो बहुत शोभा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों सेनापति कवि जी ने नायिका के बालों को, केस को लेकर के वर्णन है वो किया है उनकी सुंदरता का। तो उसमें बहुत सारे उपमानों को, नायिका के जो बाल है वो फीका है वो पड़े जाते हैं। नायिका के बालों के सामने बहुत सारे जो उपमान है वो फीके नजर आते हैं। जैसे क्या क्या उपमान दिए हैं प्यारे विद्यार्थियों नायिका के बालों के लिए कि यमुना की धारा के समान जैसे कोई लटक रहे हो, भंवरे से भी अधिक उसकी सुंदरता है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। और उसने शेषनाग को भी जीत लिया है और मोर की पूंछ को भी, या मोर की पूंछ को भी उसने जैसे एक मात दे दी हो। और बादलों और इंद्र नीलमणि के यश को भी वो जो है फीका नजर आता है उनके सामने। और एड़ी लगती हुई जो उसके जो बाल है वो सभी के हृदय को प्रसन्न करने वाली है। और उसको देख करके कामदेव के दुख है वो भी दूर हो जाते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर अनेक उपमान है वो नायिका के बालों के लिए दिए गए हैं। यानी उपमान को, यानी उपमेय को उपमान से भी अधिक यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके बता दिया है, अतिशयोक्ति भी कर दी है और बढ़ा चढ़ा करके भी दिखाया गया, यानी व्यतिरेक यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है। तो ये आप वर्णन आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और विशेष वाले बिंदु में प्यारे विद्यार्थियों आप लिख देना कि नायिका के जो नक्शिक वर्णन है, नायिका के नक्शिक वर्णन के क्रम में उनकी केश राशि का सुंदर चित्रण किया गया है। क्योंकि ये नक्शिक वर्णन में आता है ये श्रृंगार वर्णन, तो नक्शिक वर्णन में जो है नायिका की केश राशि का जो है सुंदरता का वर्णन है, सौंदर्य का वर्णन है वो किया गया। ये आप लिख सकते हैं विशेष वाले बिंदु में नक्शिक वर्णन में केश राशि का सौंदर्य का चित्रण किया गया है। विशेष वाले पॉइंट में और आगे आप लिख सकते हैं अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक अलंकार का मैंने बता दिया कि उपमान से भी बढ़ करके उपमेय के लिए जो उपमान दिए जाते हैं अच्छे अच्छे वो भी उनके सामने फीके नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर उल्टा हो गया काम, तो इसलिए व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास है आपके प्यारे विद्यार्थी, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, और साथ ही साथ मैंने कहा है कि उपमेय को बढ़ा चढ़ा करके बताया तो व्यतिरेक अलंकार है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। भाषा की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों हम ब्रज भाषा लिख देना, ब्रज भाषा का प्रयोग है। और छंद की बात करें तो कवित छंद है, ठीक है, कवित छंद है। कवि छंद की जो नाद है, सौंदर्य है वो, या कवित छंद की यति गति उचित है, इस प्रकार से आप विशेष वाले बिंदु में लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो पद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पद हम अब लेते हैं, ठीक है। तो अगला पद हम अब ले रहे हैं कि सोए संग आली रही रती हूँ के उर साली जो बने गरूर चाल चलती दूर देखी कहे मुझसे काती बात फूली से जरत जात से न पति फूली मानो चांदनी सर देखी कि छाई रही भरपूरी पहिरे कपूर धूरी
कि छाई रही भरपूरी पहिरे कपूर दूरी नागरी अमर मुरी मदन दर्द की कि मुख मृग लंचन सो कटी मृग राज किसी मृग के से दृग भाल बेंदी मृग मद की मृग के से दृग भाल बेंदी मृग मद की। तो प्यारे विद्यार्थियों ये तो था छंद का वाचन और ये जो छंद है वो आपका कवित छंदी है, भाषा ब्रिज है तो यह विशेष वाले बिंदु में लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रिज भाषा है, कवित छंद है। ठीक है, ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। और इसमें जो नायिका के रूप माधुरी का वर्णन है वो किया गया है, नायिका के सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है। तो वह जो नायिका है वो अपनी सहेलियों के साथ विराजमान है, शोभित हो रहे हैं और वह इतनी अधिक सुंदर लग रही है तो उसके सामने कई सारे उपमान है वो फीके नजर आते हैं। तो ये इसका भी वर्णन हमें करेंगे। अभी प्रसंग में क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों? प्रसंग में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश कवि सेनापति जी द्वारा रचित श्रृंगार वर्णन शीर्षक से अवतरित है और इसमें कवि ने नायिका सहेलियों के साथ, सखियों के साथ शोभित सखियों के साथ बैठी हुई नायिका के जो शोभा का रूप माधुर्य का वर्णन है वो किया गया है, रूप सौंदर्य का वर्णन है वो किया गया है। तो चलिए पहले हम इसके जो है शब्दार्थ देख लेते हैं। सोहे मने शोभित होना, ठीक है, संग मने साथ, आली का अर्थ होता है सखियाँ, सहेलियाँ, ठीक है ना, सहेली, सखी, सखियों के साथ, ठीक है। रही मने रह रही है, रति हूँ, रति हूँ का अर्थ होता है रति, कामदेव की पत्नी, कामदेव की पत्नी रति। के उर का अर्थ होता है हृदय और साली का अर्थ होता है ईर्ष्या या कीड़ा। ईर्ष्या वंश जो यहाँ पर भाव ये व्यक्त हुआ है कि ईर्ष्यावंश को पीड़ा उसको हो रही है, तो ईर्ष्यावंश साल का अर्थ वैसे पीड़ा होता है, ठीक है। तो ईर्ष्यावंश उसको पीड़ा हो रही है। अभी हम वर्णन करेंगे। जोबन गरुड़ मैंने यौवन के, गरुड़ का अर्थ होता है उन्माद या नशा, गरुड़ घमंड, उन्माद। चाल मैंने चाल, चलती है इस प्रकार से, चाल चलती। दुरुद की, दुरुद का अर्थ होता है हाथी, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, दुरुद मने हाथी। तो जैसे हाथी चलता है उसके समान वो जो है नायिका है की चाल है। अभी बताएंगे। कहे मने कहती है, मुस्काती मने मुस्कुराकर, मुस्कुराकर। बात मने वार्तालाप करती है, इस प्रकार से बातचीत करती है। फूली से मने फूल के समान, फूल से या पुष्प से झरते हैं। झरत मने झड़ते हैं, झड़े, झरत का अर्थ होता है झड़ते हैं। जात मने जाते हैं, झड़ते जाते हैं या झड़ते हुए लगते हैं। सेनापति मने सेनापति, कवि का नाम है ये। फूली मने फूली ने समाना प्रसन्न, प्रसन्न होती है। मानो मन मानो। चांदनी शरद की मने शरद काल की, शरद ऋतु की, शरद काल की चांदनी के समान, चांदनी किरणी, ठीक है। और छाई रे मने छा रही है। भरपूरी मने पूर्णतया, भरपूर, ठीक है। पहिरे, पहिरे मैंने पहन रखी है या धारण कर रखी है। कर्पूर दूरी मैंने कपूर का चूर्ण या इसको हम पाउडर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो कपूर का पाउडर या कपूर का चूर्ण उसने धारण कर रखा है, लगा रखा है। नागरी का अर्थ होता है चतुर, नागरी मैंने चतुर। और अमर मूरी का मतलब अमर जड़ बूटी, अमर जड़ी बूटी, अमर जड़ी बूटी, अमर मूरी। और मदन दर्द का मतलब है कामदेव का या काम पीड़ा का, काम पीड़ा, ठीक है। मदन दर्द माने काम पीड़ा, काम भावना, प्रेम की पीड़ा की। मुख माने मुख, मुँह है। और मृग लंचन का अर्थ होता है चंद्रमा। मृग लंचन का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? चंद्रमा। सो माने समान, उपमा अलंकार हो गया
समान, कट्टी का अर्थ होता है कमर। उस नायिका की कमर किसके समान है? मृगराज, मृग माने हिरण के, हिरणों का, मृगों का जो राजा है कौन? सिंह, शेर, ठीक है। और की सी माने समान, के समान। मृग के से दृग, मृग माने हरिण, हरिण के समान उसके क्या है? नेत्र है चंचल। दृग माने चंचल नेत्र। भाल का अर्थ होता है मस्तक या ललाट, मस्तक या ललाट। बेंदी का मतलब बिंदी, तिलक। और मृग मद की, मृग मद का मतलब मृग का मद यानी कस्तूरी। अब देखिए नायिका का यहाँ पर इसका चित्रण मैं यहीं पर ही बता देता हूँ, इसी चित्र को थोड़ा सा साथ में लेते हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों, सेनापति कवि है वो जो है नायिका की सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वह जो नायिका है वो अपनी सखियों के साथ सोए संग आली रही रतियों के उर्साली, यानी वो जो नायिका है वो अपनी सखियों के साथ बैठी हुई है, वो इस प्रकार से शोभित हो रही है। सखियों के साथ बैठी हुई नायिका इस प्रकार से शोभित हो रही है वह नायिका कि जैसे उसको देख करके कामदेव की पत्नी रतियों के उर्साली, मैंने कामदेव की जो पत्नी रति है उसके हृदय में भी ईर्ष्या वश पीड़ा होने लग जाती है। यानी कहने का तात्पर्य वो इतनी अधिक सुंदर है, वह नायिका अपनी सखियों के साथ शोभित हो रही, इतनी ज्यादा सुंदर है कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कामदेव की पत्नी के हृदय में ईर्ष्यावश पीड़ा होने लगी है। और जोबु ने गरूर चाल चलती दूरद की, और वह नायिका अपने यौवन के उन्माद में इस प्रकार की चाल चलती है, वो इस प्रकार से मंथर गति से चलती है वह नायिका कि उसकी चाल के सामने हाथी भी जो है फीके नजर आते हैं। या इसको यूं कह सकते हैं कि यौवन के उन्माद में वो नायिका हाथी के समान मदमस्त चाल से चलती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हाथी के समान मदमस्त चाल से चलती है। और कहे मुस्काती बात फूली से जरते जाते, और नायिका जब अपनी सखियों के साथ जो मुस्कुराकर वार्तालाप करती है, बातचीत करती है, हंसती हुई, हास प्रयास करती हुई जब अपनी सखियों के साथ बातचीत करती है, तब ऐसा लगता है कि जैसे वो बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई उसे मुख रूपी कमल से, जैसे कोई फूल से झरते जाते, मुख से जैसे कोई फूल ही जड़ते जा रहे हो, इस प्रकार से सुंदर है उसकी वाणी है, मीठी वाणी है। और वह जब ऐसा बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई उसके मुख से फूल ही झड़ रहे हैं। और सेनापति फूली मानो चांदनी सरद की, सेनापति कवि कहते हैं कि वो इस प्रकार से प्रसन्नचित है या इस प्रकार से प्रसन्नता व्यक्त करती है, उसको उसकी प्रसन्नता को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई शरद ऋतु की चांदनी बिखर रही हो। उसकी सुंदरता को देख करके, उसकी प्रसन्नता को देख करके ऐसा लगता है जैसे कोई सेनापति फूली मानो चांदनी शरद की, शरद ऋतु की या शरद काल की चांदनी जिस प्रकार से बिखरती है या शोभित हो रही है, उस प्रकार से वह बड़ी प्रसन्न लग रही है। छाय रही भरपूरी पाई रे कपूर दूरी, और वो इस प्रकार से नायिका अपनी सखियों के साथ भी इस प्रकार से पूर्णतया छाई हुई है, शोभित हो रही है, पूर्णतया छाई हुई रहती है और इस प्रकार से लग रही है। और उसने अपने शरीर पर है वो कपूर का पाउडर है वो धारण कर रखा है, कपूर का चूर्ण या अंगराग है वो धारण कर रखा है। और नागरी अमर मुरी मदन दर्द की, और उस चतुर नायिका को देख करके ऐसा लगता है जैसे ये मदन दर्द मन काम पीड़ा का उपचार करने के लिए अमर जड़ी बूटी के समान है। उस चतुर नायिका को देख करके ऐसा लगता है जैसे ये काम पीड़ा के उपचार के लिए जैसे कोई अमर जड़ी बूटी है। और मुख मृग लंचन सो कटी मृग राज की, और क्या उपमा दी है नायिका की कि उसका मुख है वो चंद्रमा के समान है। उसके मुख की तुलना यहाँ पर चंद्रमा से की है, तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है तथा उसकी जो कमर है वो सिंह के समान पतली है। उसकी कमर की जो कमर है वो सिंह के समान वो पतली दिख रही है। ठीक है। और मृग के से दृग भाल बेंदी मृग मध्य की, और उसके जो नेत्र है वो चंचल जो नेत्र है वो हिरण के समान लग रहे हैं। मृग के से दृग यानी चंचल नेत्र है वो हिरण के समान है वो लग रहे हैं। और उसने मस्तक पर भाल बेंदी मृग मध्य की, और उसने अपने मस्तक पर, नायिका ने अपने मस्तक पर किसका तिलक है वो कर लिया है, बिंदी किसकी लगाई हुई है, कस्तूरी की।
ठीक है। तो इसी में बता रहा हूँ, कस्तूरी की बिंदी उसने धारण कर रखी है, कस्तूरी की बिंदी है वो अपने मस्तक पर, ललाट पर लगा रखी है। तो इस प्रकार से नायिका वो इतनी अधिक शोभित हो रही है, अपने उसका रूप सौंदर्य बहुत उच्च कोटि का है और उसके सामने कई उपमान है वो फीके नजर आते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पद आपको समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में इसमें आप लिख देंगे प्यारे विद्यार्थियों, नायिका के जो सौंदर्य का परंपरागत रूप से चित्रण है वो किया गया है। नायिका के सौंदर्य का जो परंपरा के रूप में चली आ रही परंपरा है, हिरण के समान आंखें हैं, हाथी है वो हाथी के समान उसकी जो चाल है, और कामदेव की पत्नी भी है, उसके मन में ईर्ष्या हो जाती है, जब वो बोलते तो फूल झड़ते हैं। तो इस प्रकार से परंपरागत जो है कमर है वो शेर के समान है, चंद्रमा के समान उसका मुख है। तो ये परंपरागत उपमान है वो दिए जाते हैं। तो परंपरागत उपमान का चित्रण इसमें किया गया है और परंपरागत सौंदर्य का चित्रण इसमें किया गया। अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया। अलंकारों की बात करें तो आपके अनुप्रास सही है, अनुप्रास के साथ प्यारे विद्यार्थी उपमा अलंकार है, आपके उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें हो रहा है, मानो आया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, सासी आया है तो उपमा अलंकार है, उपमा अनुप्रास रूपक अलंकार की भी प्राप्ति हो रही है। तो इस प्रकार से अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा और यमक अलंकार भी आया है। तो इस प्रकार से ये अलंकार हो गए। छंद की बात करें तो कवित छंद लिख देना, भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा की छंद है, और रस की बात करें तो श्रृंगार रस का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, माधुर्य गुण है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो कवि छंद की यतिगति पद मैत्री है उचित है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में सेनापति जी के अगले पद हैं वो लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हिंदी की इन व्याख्याओं को पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।